गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है और मैं रतनगढ़ का जो सबसे बेस्ट स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बेस्ट स्कूल है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 9 में आपको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करा रहा हूँ। इस रघुनाथ स्कूल में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। कक्षा 9 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान है वो आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो आपको जैसा कि बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो इस वर्ष का जो सिलेबस है वो बदल चुका है। सामाजिक विज्ञान में हमारे 4 पुस्तकें वो आ गई है, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, लोकतांत्रिक राजनीति और एक ऐच्छिक पुस्तक और है जिसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो ये हमारी बुक्स हैं वो सामाजिक के लिए इस बार लागू की गई है। हमारे सामाजिक में दूसरा अध्याय है वो चल रहा है, या दूसरा अध्याय वो प्रगति पर है। दूसरा अध्याय हमारा रूस में साम्यवादी क्रांति या रूस में समाजवाद और यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से संबंधित है। यूरोप में समाजवाद और रूस में जो साम्यवादी क्रांति है, समाजवादी क्रांति है, उससे संबंधित है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, रूस 19वीं शताब्दी में यूरोप के सबसे पिछड़े हुए देशों में से था। यूरोप में समाजवादी विचार लोकप्रिय तो हो रहे थे, जहां पर समाजवादियों ने अपने दल बनाए थे, लोगों का बहुमत हासिल कर दिया था, लोगों का समर्थन हासिल किया था, लेकिन किसी भी देश में, किसी भी यूरोपीय देश में समाजवादी सरकार बनाने में सफल नहीं रहे। किसी भी यूरोपीय देश में समाजवादी है वो सरकार निर्माण में सफल है वो नहीं हुए थे। जो सरकारें थी उनमें अभी भी रेडिकल, उदारवादी, रूढ़िवादी इन्हीं का कब्जा था। समाजवादियों को समर्थन तो मिल रहा था, समाजवादी है वो लोगों का समर्थन हासिल कर रहे थे, विपक्षी पार्टी की भूमिका बना रहे थे। समाजवादी विचारधारा के आधार पर यूरोप के कई देशों में समाजवादी दलों का गठन तो हुआ था, लेकिन किसी भी देश में समाजवादी अपनी सरकार, एक साम्यवादी या समाजवादी सरकार है, उसे बनाने में सफल नहीं हुए थे, उसे बनाने में उन्हें सफलता नहीं मिली थी। तो समाजवादी विचार है वो लोकप्रिय तो थे, लेकिन समाजवादियों को अपनी सरकार बनाने, लोगों का बहुमत हासिल करने का मौका है वो नहीं मिला था। समाजवादी विचारधारा लोकप्रिय जरूर हो रही थी, समाजवाद की ओर लोग भी आकर्षित हो रहे थे, लेकिन किसी भी देश में समाजवादी है वो सरकार नहीं बना पा रहे थे। किसी भी देश में समाजवादी है वो सरकार बनाने में सफल नहीं थे। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी। रूस में 1917 में 2 क्रांतियां हुई थी, एक तो फरवरी मार्च की क्रांति और एक अक्टूबर नवंबर की क्रांति। फरवरी मार्च की क्रांति के द्वारा रूस में जारशाही का हमेशा के लिए समाप्त हो गई, या जारशाही रूस में हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और अक्टूबर और नवंबर की क्रांति के द्वारा रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया। समाजवादी क्रांति है या यूरोप में समाजवाद है वो रूस में आकर है वो सफल हुआ। तो 1917 में रूस में 2 क्रांतियां हुई। फरवरी मार्च की क्रांति के द्वारा रूस की सत्ता से जारशाही का अंत हो गया। जार निकोलस द्वितीय को अपना शासन छोड़ना पड़ा, और अक्टूबर नवंबर की क्रांति के द्वारा रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। यदि हम रूसी साम्राज्य 1914 की ओर नजर डालते हैं तो रूस 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार रूस में राजा को कहा जाता था, रूस में राजा को जार कहा जाता था। TSAR, इसमें टी साइलेंट है तो जार बोलते हैं इसको, जार। तो रूस में जार का शासन था। जार के अत्याचारों के कारण वहां पर किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों, श्रमिकों की दशा वो दयनीय थी। रूस का जो साम्राज्य था वो विशाल था, विस्तृत था। जार निकोलस ने विशाल भूभाग पर
शासन किया था। इसके अंतर्गत मॉस्को उसके आसपास पड़ने वाले क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, जॉर्जिया जैसे जो देश थे वो रूसी साम्राज्य के ही अंग थे। पोलैंड, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस जैसे जो देश थे वो रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, रूस के अधीन थे। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस जैसे क्षेत्र है उनके कुछ हिस्से वो रूसी साम्राज्य के अंग थे। जो रूसी साम्राज्य था ये प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। प्रशांत महासागर तक रूसी साम्राज्य का विस्तार था और इस पूरे रूसी साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार अपने अत्याचारों के लिए अत्यंत अलोकप्रिय था। किसानों की स्थिति खराब थी, राजस्व की दरें ज़्यादा थी, लगान उनसे कठोरता से वसूल किया जाता था। इसके कारण किसान थे वो अप्रसन्न थे। रूस औद्योगिक देशों में सबसे पिछड़ा हुआ था। यूरोप के औद्योगिक देशों में जहाँ पर करीब 85% आबादी थी वो खेती पर निर्भर थी, 85% आबादी थी वो खेती से अपना गुजारा कर रही थी। उद्योग धंधे रूस में सफल नहीं हुए थे, उद्योगों का विकास नहीं हुआ था। 1890 के दशक के बाद में रूस में धीरे धीरे वो उद्योग धंधे है वो लगने शुरू हुए थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों का बहुमत था, लेकिन फिर भी रूस के अंतर्गत रहने वाले लोगों में कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे, बौद्ध भी थे। तो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्मावलंबी थे वो रूस में बड़ी मात्रा में रहते थे। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इसके अलावा बौद्ध और मुस्लिम थे वो रूस में बड़ी संख्या में थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो खेती से जुड़ा था। जैसा मैंने आपको बताया है रूसी साम्राज्य के लगभग 85% जनता थी वो आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर निर्भर जनता की संख्या इतनी नहीं थी। जैसे फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी की संख्या 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूस साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ, रूसी साम्राज्य के जो किसान थे वो अपनी ज़रूरतों के साथ साथ निर्यात के लिए भी खेती करते थे, निर्यात के लिए उपज पैदा करते थे, क्योंकि रूस द्वारा अधिकतर अनाज का निर्यात किया जाता था। तो किसान है, रूस का किसान था, उसके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं थी। रूस दुनिया का सबसे विशाल देश था। तो रूस का किसान था वो केवल अपने खाद्यान्न के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भी फसल है वो उगाता था, फसल है वो पैदा करता था, फसल है वो खेतों में उगाई जाती थी। बड़ी मात्रा में खेत है उनमें फसलें उगाई जाती थी। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इकाई थी। हालांकि ज़्यादातर उत्पादक है वो कारीगरी करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने में मौजूद थे। रूस में कारखानों की स्थापना वो 1890 के दशक में चालू हुई थी। रूस के रेलवे नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उस समय रूस का जो रेलवे नेटवर्क था वो दुनिया में सबसे बड़ा माना गया था। रूस में रेलवे का विस्तार हुआ था। उद्योग धंधे 1890 के आसपास से वो खुलने शुरू हो गए थे। कारीगर है वो उद्योगों में लगे हुए थे। काम के घंटे वो अनिश्चित थे। मजदूरों से 15-15 घंटे वो काम लिया जाता था। इन सालों में रूस का कोयला उत्पादन भी दुगना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो गई थी। रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। सन 1800 के आसपास कुछ इलाकों में कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। ज़्यादातर उद्योग है वो पूंजीपतियों के अधीन थे। ज़्यादातर उद्योगों पर पूंजीपतियों, भूस्वामियों, जमींदारों का कब्जा था। उद्योग इकाई, फैक्ट्री, कल कारखानों पर पूंजीपतियों या निजी संपत्ति वालों का कब्जा था। पूंजीपति या निजी संपत्ति के लोग थे उनका कारखानों पर सीधा नियंत्रण था। कारखानों पर वो सीधा नियंत्रण कर रहे थे। इस दौरान काम की पाली के घंटे निश्चित। तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए सरकारी विभाग है वो बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखता था। कारीगरों की इकाई और वर्कशॉप में काम है वो पाली प्राय 15 घंटे तक होती थी, जबकि कारखानों में मजदूरों से 12 घंटे से या 10 से 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता था। लेकिन रूस में कारखानों, वर्कशॉप में कारीगरों से, श्रमिकों से, मजदूरों से 15 से 17 घंटा तक काम लिया जाता था। इसके कारण जो रूसी श्रमिक किसान मजदूर थे वो एकजुट हो गए थे। मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर
डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर भी मजदूर बंटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने गांव से आज भी जुड़े हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस गए थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के आधार पर काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग, इसके अलावा मॉस्को, ये प्रमुख औद्योगिक इकाई थी। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखता था। कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय के समय एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए संगठन भी बना रखे थे। एक दूसरे की मदद कैसे हो, आर्थिक संकट या बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिक कहाँ जाए, कारखाने, इकाइयाँ, फैक्ट्रियाँ, वर्कशॉप में काम करने को नहीं मिले, यदि मजदूर बेरोजगार हो जाए या उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए या उसको काम छूट जाए या बेरोजगार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए, इसके अलावा उनको आर्थिक सहायता देने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए ऐसे कई संगठन भी बने हुए थे। लेकिन ऐसे संगठनों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे संगठन थे वो बहुत कम थे। इस प्रकार हम देखते हैं इन विभेदों के बावजूद भी किसी भी नौकर से निकाला दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। इस विभेदों के बावजूद भी किसी भी नौकर को, जब किसी भी श्रमिक, कारीगर, मजदूर को जब नौकरी से निकाल दिया जाता था तो मजदूर है वो अपने पूंजीपतियों, अपने उद्योगपतियों या कल कारखाना मालिक के विरुद्ध है वो हड़ताल का आयोजन कर सकते थे। हड़ताल है वो कर दी जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं 1896-97 बीच कपड़ा उद्योग में, 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें बहुत आम हो गई थी। 1896 और 97 में कपड़ा उद्योग, 1896-97 में कपड़ा उद्योग और 1902 में जो धातु उद्योग था, कारखाने थे, वर्कशॉप थी, उसमें इस प्रकार की हड़तालों का वृहद स्तर पर आयोजन किया गया था। इस प्रकार की हड़तालें वो बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। तो मजदूरों को हड़ताल करने, मजदूर हड़ताल करके अपनी मांगों को रखने के लिए एकजुट हो रहे थे। मजदूर, ऐसे लगता था कि रूस में जो क्रांति होगी वो मजदूरों और किसानों के नेतृत्व में होगी। तो किसान थे वो रूस में निर्णायक थे। किसानों की आबादी करीब 85% थी और किसान ही रूस के लिए उत्पादन है वो कर रहे थे। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। लेकिन जो विशाल जमीन होती थी उस पर उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, सामंतों, जागीरदारों और ऑर्थोडॉक्स चर्च पर कब्जा था। किसान वो खेती करते थे, लेकिन किसान की जो खेती थी, वो जमीन थी, वो खुद की नहीं होती थी। अधिकतर पूंजीपति, सामंत, जागीरदार, जमींदार और ऑर्थोडॉक्स चर्च ही अधिकतर खेतों पर किसानों से खेती करवाते थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दे तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाब और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वो लोकप्रियता की वजह से नहीं थी, बल्कि जार के प्रति उनकी स्वामी भक्ति के कारण थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान ने केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाब की जमीन, रूस के किसान चाहते थे, वो फ्रांस के किसानों की तरह नहीं थे। जो वहाँ के फ्रांस के किसानों ने जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी अपने नवाबों, जमींदारों और चर्च की रक्षा की थी। दूसरी ओर रूस के किसान चाहते थे कि जो पूंजीपति, जमींदार, सामंत, ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसकी जमीन को छीन लिया जाए, उसकी जमीन को हथिया लिया जाए, उसकी जमीन को छीनकर किसानों में बांट दिया जाए। जमीनें हैं वो खेती करने वाले किसान के अंतर्गत रहे, जमीनों पर स्वामित्व वो किसानों का रहे। इसलिए रूस के किसान चाहते थे कि जो जमींदार हैं, पूंजीपति है, धनाढ्य वर्ग है, अभिजात वर्ग है, सामंत है, सामंत के अलावा जो जागीरदार है, जमींदार है, उनकी जमीनों को छीन लिया जाए और किसानों में बांट दिया जाए। यही समाजवादी विचारधारा थी, वो रूस में तेजी से लोकप्रिय हो रही थी कि राज्य नियंत्रित उद्योग हो, राज्य नियंत्रित व्यवस्था हो, जमीन पर किसानों का मालिकाना हक हो, पूंजीपतियों को समाप्त किया जाए, उद्योगों पर नियंत्रण वो राज्य का हो, किसानों, जो किसान है वो जमींदारों, सामंतों,
पूंजीपतियों, भूस्वामियों की जमीन है वो हथिया ले, उस जमीन पर किसानों का, मजदूरों का हक हो। रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों को बीच बांट दी जाए। बहुधा वे लगान भी नहीं चुकाते थे। कई बार तो किसान है वो जानबूझकर लगान नहीं चुकाते थे, और कई बार यदि जमींदार, भूस्वामी या पूंजीपति जब उनसे लगान लेने आता था तो कई किसान मिलकर ऐसे जमींदारों, पूंजीपतियों या भूस्वामियों की हत्या तक कर देते थे। दक्षिण रूस में इस प्रकार की घटनाएं थी वो आम थी। 1905 में इस प्रकार की घटनाएं हैं वो पूरे रूसी साम्राज्य में होने लग गई थी, जब किसानों ने लगान वसूली देने से मना कर दिया और लगान वसूली कर रहे पूंजीपतियों, सामंतों, जागीरदारों की उन्होंने हत्या तक कर दी थी। तो रूस का जो समाज था वो किसानों पर आधारित था। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न था। यहाँ पर समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे, फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। रूसी किसान है वो यूरोप के किसानों से अलग था। जहाँ रूस की करीब 85 से 90% आबादी थी वो खेती पर निर्भर थी, जहाँ यूरोप के अन्य देशों में जो किसान थे वो अपने जमींदारों, अपने भूस्वामियों का सम्मान करते थे और उनके लिए लड़ाई भी लड़ते थे। जैसे फ्रांस में अपने नवाबों और चर्च की जमीन को बचाने के लिए किसानों ने उनके प्रति लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन रूस के किसान बिल्कुल अलग थे। रूस के किसान थे वो एकजुट थे, और कभी कभी वो पूंजीपति या साहूकार या सेठ या जमींदार या जो खेत के मालिक होते थे, यदि वो कभी लगान वसूल करने आते थे तो किसान मिलकर उनकी हत्या कर देते थे, वो लगान चुकाने से मना कर देते थे। रूस के किसान बाकी यूरोप के किसानों से दूसरे प्रकार से भी भिन्न थे, एक लिहाज से भिन्न थे, जहाँ किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंपते थे। यहाँ के किसान हैं वो समय समय पर अपनी पूरी जमीन को, अपनी पूरी भूमि को, अपने पूरे खेत को कम्यून को सौंप देते थे, और कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से उनके जमीन का दोबारा बंटवारा करती थी। तो कम्यून है वो किसानों को जमीन बांटती थी, किसानों को जमीन देती थी। तो रूस के किसान दूसरे तरीके से भी अलग थे। यहाँ की जमीनों को समय समय पर किसानों को अपने कम्यून को सौंपा जाना अनिवार्य था, और कम्यून ही किसानों को पुनः उनकी जरूरत के हिसाब से, उनके परिवार के हिसाब से जमीनों का वापस देती थी। इसी तरह हम देखते हैं 1914 से पहले रूस की सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। सरकार आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था जिसमें मजदूरों को संगठित किया जाता था और हड़ताल आदि कार्यक्रम किए जाते थे। रूस में राजनीतिक पार्टी थी वो जार के द्वारा गैरकानूनी घोषित कर दी गई थी। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर 1898 में समाजवादी विचारधारा पर आधारित है वो पार्टी बनी थी, जो अपना अखबार निकालती थी जिसमें मजदूरों को संगठित किया जाता था और उन्हें हड़ताल करने के लिए प्रेरित किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस में जो किसान थे वो धीरे धीरे राजनीतिक पार्टी के रूप में एकजुट हो रहे थे। उन्होंने राजनीतिक पार्टियां हैं उनका गठन करना है वो शुरू कर दिया था। तो रूस के गांवों की स्थिति, देहात की ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर उसी समय भी सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की भांति किसान भी बंटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। तो हम रूस जैसा रूस में देखते हैं, देहात में, रूस के देहात में ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे। किसान है वो समय समय पर अपनी जमीन है वो कम्यून को देते थे, और कम्यून ही उनके परिवार की आवश्यकता और उनके परिवार के अनुसार वो जमीन है वो किसानों को बांट देती थी। तो रूस के किसान है वो धार्मिक स्वभाव के थे, धार्मिक स्वभाव के मानने वाले थे। ज़्यादातर संपत्ति थी, विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की भांति किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन को छीनकर किसानों में बांट दिया जाए। जो उनसे ज़मीन है वो समय समय पर ली जाती है, कम्यून के द्वारा सौंपी जाती है, वो ज़मीन उनके पास स्थायी रहे, उस ज़मीन पर उनका मालिकाना हक हो। इसलिए रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों से ज़मीन, पूंजीपतियों से ज़मीन छीनकर उनकी किसानों के बीच बांट दी जाए। वे लगान नहीं चुकाते थे। कई जगह तो लगान चुकाने के लिए आने वाले पूंजीपति या जमींदारों की वो हत्या तक
कर देते थे, तो पूंजीपति या जमींदारों को वो मार डालते थे। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन 1905 के आसपास पूरे रूस में इस प्रकार की घटना है वो शुरू हो गई थी। तो हमने आज रूस में समाजवाद, रूस में किसानों के आंदोलन, किसानों के एकजुट होने, किसानों की पार्टियां, मजदूरों के गठन, मजदूरों की स्थिति को लेकर आज हमने अध्ययन किया है। इसको आपको ध्यान से देखना है। रूस के गांव की क्या स्थिति थी, रूस में गांवों में देहात में क्या स्थिति थी, किसानों की क्या स्थिति थी, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। इसको लिखना है, याद करना है, संबंधित प्रश्नों को करना है। यदि कोई चीज़ नहीं आए तो आप मेरे से फ़ोन पर पूछ सकते हो। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।